बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो ये आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ये आपका पेपर 1 है, कंपलसरी पेपर है। और इस पेपर से हम आज के इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने लगभग 10 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली थी, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उनको शामिल किया था। और आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आपकी, ये यूनिट वाइज चीज़ें हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और जिनके आने की संभावना है, हमने उन्हीं को इंक्लूड किया है। ये आपके एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, चूँकि कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, आप सभी जानते हैं बीएड में, तो पेपर जो है या क्वेश्चन पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लगभग आपके यही देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में पैटर्न को लेकर के भी बात कर चुकी हूँ। आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पार्ट 1 में लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए थे। तो एलयू की अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो बीएड थर्ड सेमेस्टर है उसके पेपर की डेट आ चुकी है। आपका जो पेपर है वो 5 मार्च को है, ठीक है, 5 मार्च 2022। पहला पेपर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर है थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ये आपका 9 मार्च को पेपर है। वहीं लास्ट पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि 11 मार्च को है। तो आपके 3 ही पेपर हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर अगर हम एलयू की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला पेपर है जो कि 5 मार्च को संभावित है, जो कि है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो इसके पार्ट 1 को लेकर के बात कर चुके थे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम बता चुके थे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, इन सभी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्नों को ही रखा जाएगा। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम जो है वह बहुत कम बचा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूनिट वाइज ही चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन है कि किस यूनिट से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह सकते हैं कि है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, अवलोकन उपकरण के विषय में लिखिए, राइट अबाउट ऑब्जर्वेशन टूल। या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अवलोकन तकनीकी के विषय में लिखिए, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में ही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए देख लेते हैं अवलोकन टूल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के बात हो चुकी थी। अवलोकन टूल हम देख लेते हैं। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण जिसे आप कहते हैं। तो अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन टूल की, क्या होता है ऑब्जर्वेशन टूल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रेक्षण में शोधकर्ता बालक के व्यवहार एवं आचरण का विभिन्न वातावरण में अवलोकन करता है तथा प्रयोज्य को इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसमें प्रयोज्य के बौद्धिक, संवेगात्मक, रुचि एवं आदतों आदि का निरीक्षण किया जाता है। अपने निरीक्षण के आधार पर निरीक्षणकर्ता एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है और उसका विश्लेषण कर छात्र के व्यवहार के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। निरीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु छात्रों के व्यवहार का विभिन्न समय और परिस्थितियों में निरीक्षण किया जाता है। साथ ही उसके व्यवहार का निरीक्षण कई निरीक्षकों द्वारा एक साथ मिलकर भी किया जाता है। इसलिए इस विधि को वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहा जाता है। परिभाषाएं भी दी हुई हैं अगर हम ऑब्जर्वेशन टूल की बात करें। आगे दिया इस विधि से संबंधित कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। चार्ल्स गिडे के अनुसार निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती। आप सबने बीएड फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है। किस चीज़ का आपने अवलोकन किया था? जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो टीचिंग कर रहे थे, तब आप उनका निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण में क्या कर रहे थे? आपने देखा कि टीचर कैसे ब्लैक बोर्ड वर्क कर रहा है,
ठीक है। ब्लैक बोर्ड वर्क पर क्या चीज़ें उसने मेंशन की है, कौन सी हेडिंग कैसे उसने मेंशन की है, ठीक है। बच्चों से क्वेश्चन आर कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, आप कैसे गाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत किया जाता है। तो यही आपकी जो है परिभाषाएं दी हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार घटनाओं को जैसे कि वे प्राकृतिक में होती हैं कार्य और कारण अथवा परस्पर संबंध की दृष्टि से देखना यथार्थ निरीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये सारी इंग्लिश में भी हेडिंग्स आपकी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं। इन डेफिनेशंस में आप मैक्सिमम 2 याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद होती है तो एक तो ज़रूर है, कंपलसरी से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन टॉपिक है इससे काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह गुड हॉट की परिभाषा दी है, मोसर के अनुसार ये परिभाषा दी हैं, ठीक है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो आप वहाँ से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हर बार ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे आपका शॉर्ट हो, और लॉन्ग में तो कम ही पूछता है, शॉर्ट में ज़्यादातर पूछता है। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें ए बी करके अगर शॉर्ट में लॉन्ग में पूछ ले, ए बी करके ऑब्जर्वेशन क्या है या मूल्यांकन या मापन क्या है, तो ऐसे करके ए बी करके पूछ सकता है। तो आप ऑब्जर्वेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये था ऑब्जर्वेशन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के पढ़ सकते हैं चीज़ें। और लास्ट टाइम जैसा कि 4 तारीख की अगर हम बात करें तो शाम तक आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी विद स्वाति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है हमारा, नंबरिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 12 हो जाएगा। किसी उपकरण के मानक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्म्स ऑफ अ टूल। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो है सीधा सीधा मानक भी पूछ सकता है, किसी उपकरण के मानक से आप क्या समझते हैं, या फिर घुमा करके भी पूछ सकता है। तो कुल मिला करके आपको नॉर्म्स के बारे में लिखना है। देख लेते हैं उपकरण के मानक के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा मिसिंग है, शायद इसका जो है पीडीएफ नहीं बना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, सीजीपीए से आपका क्या अभिप्राय है। हम उपकरण के मानक से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं, चूँकि हमारे पास ये आंसर नहीं है अभी, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सीजीपीए से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय सीजीपीए। बहुत पूछता है सीजीपीए के बारे में, ठीक है, चाहे आपका लॉन्ग हो चाहे आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हो। तो देख लेते हैं सीजीपीए के बारे में। सबसे पहले अगर हम सीजीपीए के बारे में बात करें तो ये है संचयी ग्रेड बिंदु औसत, यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीपीए कहते हैं। क्या होता है सीजीपीए, तो इसमें दिया है शिक्षा में ग्रेडिंग प्रक्रिया उपलब्ध स्तर को बढ़ाने तथा मानवीकृत माप को लागू करने की एक प्रक्रिया है सीजीपीए। अतिरिक्त गतिविधियों के माध्यम से संचयी वर्ग यानी ग्रेड बिंदु औसत को निर्धारित किया जा सकता है। यह एक प्रकार का सभी सेमेस्टर में प्राप्त छात्रों के लिए आगे दिया है, यह एक प्रकार का सभी सेमेस्टर में प्राप्त छात्रों के प्राप्तांकों का औसत होता है। यानी कहने का मतलब है जो सीजीपीए है यह एक प्रकार से सभी सेमेस्टर में प्राप्त छात्रों के प्राप्तांकों का औसत होता है। किसी विद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा प्रदत्त एक समान ग्रेड को गुणा करके उनका योग किया जाता है तथा उनका औसत निकाला जाता है। इस प्रकार यह सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड पॉइंट का औसत होता है। छात्र के औसत को 9.5 से गुणा करके संचयी ग्रेड बिंदु औसत यानी सीजीपीए निकालते हैं। यानी जो छात्र है उसका औसत जितना होगा उसमें हम 9.5 से गुणा करके सीजीपीए जो है वो निकाल लेंगे। संचयी ग्रेड बिंदु औसत का अन्य परंपरागत आकलन पद्धति से बेहतर माना जाता है। उच्च स्तरीय संस्थाएं इस प्रकार के आकलन को अपनाकर परिणाम की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये है सीजीपीए। आगे भी देख लेते हैं। भावी नियोक्ता और देश के उच्च संस्थानों में विद्यार्थियों के निष्पादन को समझने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्रेडिट आधारित सेमेस्टर सिस्टम यानी सीबीएसएस के प्रयोग का सुझाव दिया। छात्रों के अंक पत्रों पर संचयी ग्रेड बिंदु औसत मुद्रित होगा, उसे निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये था सीजीपीए। सीजीपीए से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना पढ़ लीजिए काफ़ी रहेगा सीजीपीए के बारे में। साथ ही
इसके बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे CGPA का उपयोग हम क्यों करते हैं इसे भी समझ लेंगे। तो CGPA का उपयोग जो है वह निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है, जैसा कि पहला है यह प्रवेश, डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से प्रगति, उच्च अध्ययन में प्रवेश इत्यादि में निर्णय लेने में सहायता करता है। दूसरा है पदक, पुरस्कार, मेडल एवं सम्मान प्रदान करने के लिए तथा रैंक प्रदान करने में भी सहायता करता है। तीसरा है यह नियोक्ताओं के लिए निर्णय लेने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने में सहायता करता है, यानी CGPA की अगर हम बात करें। आगे दिए CGPA ग्रेड आधारित निर्णय लेने में प्रयोग किया जाता है। ये थे इसके उपयोग, यूजेस ऑफ CGPA। उसके बाद इसके लाभ और गुण भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे भी हम एक नज़र में देख लेंगे। आगे दिया है CGPA के लाभ, क्या कुछ एडवांटेजेस हैं CGPA के। यह अक्षर ग्रेडों को संख्यात्मक में परिवर्तन करता है। दूसरा पॉइंट है यह ग्रेड पॉइंट को गुणात्मक माप के लिए परिवर्तन करता है। तीसरा है स्कोर को सामान्य बनाने के लिए विस्तृत पैमाना है। चौथा है यह पूर्वग्रहों को कम करता है। पांचवा है मानक विचलन की विभिन्नता में कमी के कारण सापेक्ष मूल्यांकन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें विभिन्नता में सत्यता की वृद्धि करता है। लास्ट पॉइंट है अंततः साथी समूह के मध्य अंतर में कमी करता है। तो ये थे इसके लाभ CGPA के अगर हम बात करें। उसके बाद इसके हानियाँ भी दी हैं, यानी डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं इसके। पहला है उच्च प्राप्तांक प्राप्त करने वाले एवं औसत प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्रों के मध्य बहुत कम अंतर करता है। दूसरा है यह विद्वान छात्रों को हतोत्साहित करता है, क्योंकि औसत छात्रों को भी एक सा स्तर प्रदान किया जाता है। तीसरा है यह उत्तम छात्रों के अध्ययन करने की प्रेरणा में कमी करता है। इसी तरह से तीसरे और चौथे पॉइंट भी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये थे CGPA से हानियाँ कौन कौन सी हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। जब भी हम CGPA की बात करते हैं तो इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि GGPA क्या है। CGPA तो समझ में आ गया, GGPA यानी ग्रेजुएट ग्रेड अंक औसत, ये क्या है। तो अगर हम बात करें ग्रेजुएट ग्रेड पॉइंट एवरेज की, तो यहाँ पर दिया है ग्रेजुएट ग्रेड अंक औसत किसी विशेष कोर्स में पंजीकृत छात्र द्वारा अर्जित ग्रेड का औसत होता है। जैसे आप B.Ed कर रहे हैं या BTC कर रहे हैं, तो उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है उससे संबंधित होता है आपका ग्रेजुएट ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, जो ABCDE एवं F के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। GGPA का उपयोग डिग्री कॉलेजों में उपयोग किया जाता है। ग्रेजुएट ग्रेड बिंदु औसत एक संख्या है जो किसी सामान्य पाठ्यक्रम में अर्जित अंतिम ग्रेड के औसत मूल्य को प्रदर्शित करता है। सामान्य तौर पर GGPA का तात्पर्य छात्र द्वारा अर्जित सभी ग्रेडों को जोड़कर उस आंकड़े को ग्रेड से विभाजित करने पर जो औसत प्राप्त होता है उसे हम GGPA कहते हैं। तो दोस्तों ये था GGPA जो ग्रेजुएट स्तर पर होता है, ठीक है, और CGPA जो संचयी स्तर पर होता है उसको मैंने बता दिया है। तो यहाँ से भी GGPA के बारे में अगर आपको और चीज़ें पढ़नी तो ये आप पढ़ सकते हैं। बस जो मेन था वो यहीं तक था, उसे हम GGPA कहते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट ग्रेड अंक औसत। GGPA की गणना निम्नलिखित पैमाने को उपयोग करके की जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर निकालने का तरीका भी दिया हुआ है। आगे भी है ग्रेजुएट ग्रेड बिंदु औसत, ठीक है, क्या है GGPA। मेन जो था वो मैंने बता दिया है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। तो कभी कभी GGPA और CGPA इनमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को ही बता दिया है। मेन आपका CGPA है, तो CGPA आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है कि भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में लिखिए, यानी राइट अबाउट सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। आपको माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। तो ये रहा आपका परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ढांचा। विभिन्न स्तरों पर परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को एक अंतर संस्था कमेटी के गठन का सुझाव दिया, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे हम NCERT, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे AICTE एवं राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित
प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस संरचना से आशा थी कि दिसंबर 1993 तक वह अपना कार्य पूर्ण कर लेगी। इस स्तर पर यद्यपि ढांचे की विशिष्टताओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें सुधारने के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं। चूँकि हमें माध्यमिक पूछा था तो हम प्राथमिक भी देखेंगे, माध्यमिक भी देखेंगे, अपर भी देखेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर क्या कुछ है? भाषा, गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन। कक्षा 1 से 5 की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें प्राथमिक स्तर देखने को मिलता है। तक न्यूनतम अधिगम स्तर MLLS विकसित किया जाएगा। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर अभ्यास के लिए पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। इस न्यूनतम अधिगम स्तर को प्रत्येक राज्य की संबंधित एजेंसियों द्वारा अपनाया जाएगा। इससे भी स्थानीय परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस स्तर पर मूल्यांकन की प्रकृति नैदानिक होगी, जिससे छात्रों की सुधारात्मक सहायता की जा सकती है। आगे भी दिया है प्राथमिक की अगर हम बात करें कि प्रत्येक राज्य में संबंधित एजेंसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की लचीली योजना तैयार करेगी, जिससे विशेष रूप से मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम का अभिन्न भाग बन सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं ज्ञानात्मक क्षेत्र को विकास को सम्मिलित किया जाएगा। संबंधित एजेंसी को प्रत्येक राज्य में इन मूल्यांकनों की प्रदर्शिता, विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता को निश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का निश्चय करना होगा। तो ये था प्राथमिक स्तर पर। चूँकि आपके क्वेश्चन में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुधार पूछा था, तो आने वाले एग्जाम में जैसे माध्यमिक प्रीवियस में पूछ लिया था, इस बार प्राथमिक पूछ सकता है, उच्च या विश्वविद्यालय स्तर पूछ सकता है। तो हम तीनों को देख लेंगे। इसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन पूछा है माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है पाठ्यक्रम विषयों में उपलब्धि के स्तर को विशिष्टीकरण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की लचीली योजना के लिए मूल्यांकन अभिकल्प तैयार करना तथा चरणबद्ध रूप में सेमेस्टर प्रणाली को माध्यमिक स्तर पर लागू करना। तो ये है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में आगे दिया है कि प्रत्येक राज्य 9 से 12 कक्षाओं की उपलब्धि के स्तर संभावित स्तरों को सुनिश्चित करेगा और इन स्तरों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम को निर्धारित करना। आगे दिया राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने इसके लिए कुछ प्रारूप तैयार किए हैं, जिनकी सहायता राज्य एवं अन्य शैक्षिक एजेंसियां ले सकेंगी या ले सकती हैं। तो ये था माध्यमिक स्तर। प्रीवियस ईयर में माध्यमिक स्तर पूछा था, इस बार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विश्वविद्यालय स्तर से प्रश्न बन सकता है। तो हम उच्च या विश्वविद्यालय स्तर को भी देख लेते हैं क्या कुछ है इसके बारे में। सभी विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों में सेमेस्टर पद्धति, ग्रेडिंग, सतत मूल्यांकन एवं क्रेडिट पद्धति को लागू करना। इसके साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा यानी टेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन नेशनल इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन की सेवाएं सहायता विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रवेश परीक्षा एवं अभिकल्प में ली जा सकती हैं। तो ये था उच्च या विश्वविद्यालय स्तर। ठीक है, तो माध्यमिक आप ध्यान से पढ़ लेना, इसके साथ ही उच्च या विश्वविद्यालय स्तर और साथ ही अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें दोस्तों तो उसे भी आप ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इन तीनों से ही प्रश्न बनता है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये था आपका 13 नंबर का, जिसको मैंने लेकर के बात कर ली कि भारत में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपका माध्यमिक जो है वो पूछा है। ठीक है, यहाँ पर आने वाले एग्जाम में प्राथमिक का पूछ सकता है और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा प्रणाली के विषय में पूछ सकता है। तो तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि चतुर्थांश विचलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वार्टाइल डेविएशन, ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका चतुर्थांश विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा सब देखेंगे। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चतुर्थांश विचलन का अर्थ एवं परिभाषा, डेफिनेशन वगैरह इसकी दी है। ठीक है, पहले हम अर्थ देखेंगे। चतुर्थांश विचलन को अर्ध अंतर चतुर्थांश यानी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। Q1 अर्थात प्रथम चतुर्थांश का अर्थ है 25वां प्रतिशतांक, जिसे P25 या Q1 कहते हैं। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश प्रसार यानी इंटर क्वार्टाइल का विस्तार
का विस्तार प्रथम चतुर्थांश यानी Q1 या P25 से लेकर तृतीय चतुर्थांश यानी Q3 या P75 के मध्य फैला होता है। देखिए, इसकी जो परिभाषा है या डेफिनेशन है, या आप कह सकते हैं इसका जो मीनिंग है, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ही बताना होगा। चाहे तो आप इसे समझ करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश Q1 में एक अंक वितरण के चौथाई या प्रथम 25% अंक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में अंक वितरण के नीचे से 75% अंक आते हैं। चतुर्थांश विचलन की गणना के लिए Q3 के मान में से Q1 के मान को घटाकर 2 से विभाजित कर दिया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है, यानी Q इक्वल Q3 माइनस Q1/2। इस तरह से इसका ये सूत्र पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं चतुर्थांश विचलन की। आगे दिया है, चतुर्थांश विचलन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित विचारकों ने अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है। गैरेट महोदय ने परिभाषा दी है, किसी आवृत्ति वितरण में 75वें प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की आधी दूरी चतुर्थांश विचलन या Q कहलाती है। तो इस डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा कि चतुर्थांश विचलन क्या है। किसी आवृत्ति वितरण में 75वें प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की आधी दूरी चतुर्थांश विचलन या Q कहलाती है। यही बात आपकी इंग्लिश में भी दी है, आप इससे भी समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और परिभाषाएं। इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार क्या है चतुर्थांश विचलन। इन्होंने बताया है कि चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। बहुत डेफिनेशन इजी भी है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको अर्थ नहीं समझा पा रहे हैं तो आप 2 डेफिनेशन याद कर लीजिए, काफ़ी रहेगा, ठीक है। उसे ही आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे दिया, चतुर्थांश विचलन एक प्रकार का विस्तार है जिसकी गणना बिना केंद्रीय मान के ही की जाती है। मनोविज्ञान और शिक्षा के अध्ययनों में इसका प्रयोग कम ही होता है। चतुर्थांश विचलन प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। परिभाषा के अनुसार प्रथम चतुर्थांश को निम्नवत चतुर्थांश भी कहते हैं तथा तृतीय चतुर्थांश को उच्चतम चतुर्थांश भी कहते हैं। परिभाषा के अनुसार जैसे यहाँ पर दिया है, चतुर्थांश विचलन इक्वल तृतीय चतुर्थांश माइनस प्रथम चतुर्थांश अपॉन 2 करके दिया है, या Q और QD इक्वल Q3 माइनस Q1/2, जहाँ इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि QD है चतुर्थांश विचलन, Q3 है तृतीय चतुर्थांश या उच्चतम चतुर्थांश, और Q1 है प्रथम चतुर्थांश या निम्न चतुर्थांश। तो इस तरह से अगर इसके फॉर्मूले को पूछा जाए तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं चतुर्थांश के बारे में, जो मेन था मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका भी यहाँ पर बताया हुआ है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज करके, इसे भी आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं चतुर्थांश। हाँ, यहाँ पर ये पूछ सकता है कि चतुर्थांश विचलन की गणना आप किस तरह से करेंगे। तो 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों द्वारा चतुर्थांश विचलन की गणना और व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा चतुर्थांश विचलन की गणना। और इनके अंदर जो है अलग अलग फॉर्मूले टाइप के दिए हुए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है कि सहसंबंध शब्द को परिभाषित कीजिए, यानी क्या है सहसंबंध शब्द। डिफाइन द टर्म कोरिलेशन, इसको बताना है। इसके बारे में काफ़ी पूछता है, इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा सहसंबंध यानी कोरिलेशन, इसके बारे में चीज़ें देख लेते हैं। दिया है सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कोरिलेशन। दिया है कि किसी द्विचरीय आंकड़ों में सहसंबंध की माप 2 चरों के बीच संबंध की प्रकृति तथा सीमा का अध्ययन कराती है। द्विचरीय आंकड़ों में जब 2 चर एक आकस्मिक संबंध को प्रदर्शित करते हैं तब यह कहा जाता है कि दोनों चरों के बीच संबंध है। सहसंबंध की कुछ परिभाषाएं दी हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। किंग के अनुसार सहसंबंध का अर्थ है कि 2 श्रृंखलाओं अथवा आंकड़ों के समूह में कारणात्मक संबंध विद्यमान है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगली परिभाषा है लेथराय के अनुसार। इन्होंने बताया कि सहसंबंध 2 चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सूचित करता है। कॉर्नर के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक चर सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं, जिसमें एक चर में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन की प्रकृति पाई जाती है, तब ये चर
आपस में सहसंबंधित कहलाते हैं। लून चाउ के अनुसार सहसंबंध विशेषण चरों के बीच स्थित संबंध अंश को ज्ञात कराने का प्रयास करता है। आगे इसकी परिभाषाओं से चीज़ें समझेंगे। आगे दिया है कि ऊपर दी गई सभी परिभाषाओं में यह जानकारी प्राप्त होती है कि सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच अंतर संबंध से जिसको किसी मात्रा के रूप में प्रकट किया जाता है। इस अध्याय में सहसंबंध ज्ञात करने की अनेक विधियां प्रकाशित की गई हैं तथा इन विधियों में इसके अलग अलग संकेत चिन्ह दर्शाए गए हैं। जैसे कोटि अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध की गणना की जाती है तथा इस विधि में सहसंबंध को P यानी RHO से दर्शाया जाता है। लाभ विधि के माध्यम से भी सहसंबंध की गणना करते हैं तथा इस विधि में हम इसे R से निरूपित करते हैं तथा गुणन आघूर्ण विधियों द्वारा भी हम सहसंबंध की गणना करते हैं। इसमें हम इसे R से प्रदर्शित करते हैं। शुद्धता की दृष्टि से हम यदि इन विधियों का विश्लेषण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि R सबसे शुद्ध मान होता है। इसके पश्चात P तथा R सबसे कम शुद्ध मान होते हैं। तो दोस्तों ये था सहसंबंध। इसकी आप परिभाषाएं 3 कम से कम याद कर लीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी हैं आपको जो भी याद होती हैं आप अपने अकॉर्डिंग 3 परिभाषाएं याद कर लीजिएगा सहसंबंध के बारे में, क्योंकि इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 पर रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जैसे निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण की विश्वसनीयता, प्रक्षेपी तकनीकियाँ, उपलब्धि परीक्षण, मापन का तात्पर्य, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और कल तक या परसों तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी समाप्त कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।